अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आम के नए फल बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्य, सरसों की बढ़वार को प्रभावित करने वाले रोगों का नियंत्रण, प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई समय से की होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल को रोग और कीटों से मुक्त रखना जरूरी होता है। तो आप इस फसल में पौध सुरक्षा प्रबंधनों को किस तरह से अपनाएंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर फूलचंद। किसान भाइयों, रबी मौसम की तिलहनी फसलों में राई, तोरी, सरसों एक बहुत ही प्रमुख फसल है और इसमें जो है कई तरह की बीमारियां लगती हैं, जिसमें से एक अल्टरनेरिया पत्ती के धब्बा रोग अथवा झुलसा रोग, दूसरा व्हाइट रस्ट, तीसरा डाउनी मिल्डू और एक चौथी बीमारी स्क्लेरोटिनिया स्टॉक रॉट या इसे स्क्लेरोटिनिया तना गलन के नाम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से 4 बीमारियां पाई जाती हैं और ये चारों बीमारियां जो हमारी मस्टर्ड की प्रजातियां होती हैं, सोइंग जो समय होता है और हमारा जो वेदर होता है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे अल्टरनेरिया पत्ती के धब्बा रोग, जैसे आपका जनवरी बीतेगा, लास्ट जनवरी से टेम्परेचर जैसे थोड़ा सा कम होगा, उस समय जो है इस तरह की बीमारी जो है देखने को मिलती है और धीरे धीरे बीमारी इतनी तीव्र गति से बढ़ती है कि कुछ ही दिनों में जो जितनी मतलब पौधे की जितनी पत्तियां होती हैं, करीब करीब सारी की सारी पत्तियां जो हैं इस तरह की बीमारी से आक्रांत हो जाते हैं। गोल गोल चक्राकार धब्बे बनते हैं। तो जब बहुत सारे झुलसे आपस मिल जाते हैं तो धब्बे मिल करके उसे हम झुलसा रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी जनवरी के अंतिम सप्ताह से ही शुरू होती है, जिसे हम डाउनी मिल्डू के नाम जानते हैं। यह बीमारी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां की निचली सतह पर आप देखेंगे रुई जैसा जो है धब्बा दिखाई देता है और उसके जस्ट ऊपर जो है पीले रंग का हो जाता है। और यह बीमारी जो है जब बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिसे हम द्वितीयक पत्ता बोलते हैं, कॉटिलिडन्स लीफ बोलते हैं, उस पत्ती पर मुख्य रूप से शुरुआत होती है और अगर समय रहते हम ध्यान नहीं दें तो यह बीमारी धीरे धीरे जो है बढ़ती जाती है और श्वेत रतुआ या जो है व्हाइट रस्ट के नाम से जो बीमारी जानती है, उसको आप देखते होंगे कि फरवरी के महीने में लगभग जो है पत्तियों पर जैसे चूना छीड़ दिया जाए उस तरह से चूने जैसा जो है धब्बे दिखाई देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद रंग के चूने जैसा। और जब बीमारी बहुत आक्रांत स्थिति पहुंच जाती है तो जिसमें फ्लावर बनते, फूल बनते हैं, तो वो फूल का जो टहनी होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और टेढ़ा मेढ़ा हो करके उसमें फिर जिगजैग का आकार हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाता है और उसमें फली फिर नहीं बनती है। इस तरह से उत्पादन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अंत में बीमारी जो स्क्लेरोटिनिया रॉट
के नाम से मैंने बताया, तो स्क्रोटेनिया एक फफूंद का नाम है। और रॉट, स्टॉक रॉट मतलब तना गलन, तना का गलन होता है स्क्रोटेनिया नामक फफूंद से। और तना पर आप देखते होंगे कि जमीन की ऊंचाई से लगभग 1 फीट ऊपर में तना सफेद रंग का हो जाता है, वहाँ गलन शुरू हो जाता है। और ऊपर का पोर्शन जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, वह फिर तना में कोई ताकत नहीं रह जाता है और वो फिर गिर जाता है। तो इस तरह से किसान भाइयों ये 4 तरह की मुख्य बीमारियां पाई जाती हैं। इन चारों तरह की बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि सर्वप्रथम अच्छे बीज का चुनाव करें। और बीज के चुनाव के साथ साथ जो है हम बीज पर उपचार पर विशेष ध्यान दें। आप एप्रॉन नामक दवा आती है या कैप्टाफॉल नामक दवा आती है या मैंकोजेब, बेवेस्टीन, कोई भी दवा से आप 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इसे व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम बीज को उपचार कर लेते हैं तो जो दाना होता है सरसों का, उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच का परत बन जाता है और परिणाम स्वरूप आपके बीज के आसपास इस तरह के फफूंद चाहे जमीन के अंदर हो चाहे बीज के अंदर हो वो पनपेंगे नहीं और फिर आप पौधा जो है स्वस्थ और निरोग निकलेगा। उसके साथ साथ आप कम खाद के व्यवहार करें, संतुलित खाद के व्यवहार करें और पौधे से पौधे एवं जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है उसको मेंटेन रखें। उसके अलावा यदि जैसे अल्टरनेरिया बीमारी लगी हुई, चित्ती वाली जो बीमारी है, धब्बा वाली, यह बीमारी लग जाती है, तो जैसे ही आपके खेत में इक्का दुक्का बीमारी दिखाई दे पौधों पर, तो आप जो इसके लिए मैंकोजेब नामक दवा, ब्राह्मण दवा है, आप इसका व्यवहार कर सकते हैं। अथवा साफ नामक दवा आती है जिसमें मैंकोजेब और कार्बनडाजिम दोनों का मिक्सचर है। आप इन दवा को मिलाकर मतलब लेकर करके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव के बाद दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद दोबारा कर दें, निश्चित रूप से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। स्क्रोटेनिया रॉट जो तना ग्रह हमने बताया, अगर इस तरह की बीमारी लगी हुई है तो जो आक्रांत पौधे हैं उसे चुन कर करके इकट्ठा कर करके जला दें अथवा मिट्टी के अंदर गाड़ दें और ऐसे खेत में कम से कम 2 साल तक आप सरसों की फसल ना लगाएं। तो किसान बंधु लोग अगर इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप तिलहनी फसलों में राई, तुरी, सरसों जो फसल है, रबी की मुख्य फसल है, उससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी सावधानी दे करके और सिर्फ थोड़ा सा खर्च करके। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आम के नए फल बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसानों ने नए फल बाग स्थापित किए हैं तो वो आने वाले समय में इन बागों से अच्छी फसल तभी ले सकते हैं जब इनकी देखरेख और प्रबंधन वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, जिससे कि पौधों की वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये प्रबंधन कार्य, आइए जानते हैं जिला मधुबनी के विषय विशेषज्ञ संजीव झा से। जिन्होंने आम का नया बागान लगाया है उनके लिए एक सलाह दी जाती है कि निश्चित रूप से आप अपने बगीचे के मेड़ों पर वायु रोधक पौधे लगाएं। हर पुराने आम के बगीचे में आप पाएंगे कि वहाँ आम के साथ साथ जामुन के पेड़ भी लगाए जाते थे। वो हवा रोधक का काम करता ही था और परपरागित आम के उत्पादन में वो सहायता भी करता था। आपने वो वायुरोधक पौधे जो भी लगाए हों, अगर आप मेड़ से दूर है आपके आम के मुख्य फसल तो फिर ठीक है। अगर आम के पेड़ मेड़ के नजदीक है तो निश्चित रूप से उनके 3 फीट 4 फीट के बाद एक गहरा नाला काट दें, जिससे उनकी जड़ें आम के पेड़ों को प्रभावित न कर पाए। दूसरी बात, एक बाजार में प्रोटीन हाइड्रोलाइज की हुई एक ऑर्बिट नाम की उत्पाद बिक रही है जो बिल्कुल प्राकृतिक है। उसके उपयोग करने से उनके पत्तों पर एक वैक्सी लेयर, एक मोम जैसा लेयर आ जाता है जो पाला और रोग
दोनों से बचाव करता है। किसान बंधु, अभी आप अपनी बगीचे की सफाई की होगी, आप वो थाला बनाए तो आप नए पेड़ हैं तो 3 से 4 फीट की दूरी पे एक नाला बना लें, 15-20 सेंटीमीटर चौड़ा, 15-20 सेंटीमीटर गहरा, और उस नाले में आप 15-20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, ताकि पेड़ के पत्तों में जल की अगर मात्रा अच्छी रहेगी तो उन्हें पाला का असर कम होगा। अगर आपसे संभव है, सिंचाई की व्यवस्था है, तो आप कुछ दिनों पर अपने पेड़ के पत्तों को निश्चित रूप से धो दें। पत्ती की धुलाई होने से उन पे पाले का असर कम होना शुरू होता है। किसान बंधु, अगर छोटे पेड़ हैं और आपको बहुत अधिक पाला पड़ने की अवस्था में कहीं कहीं तो पॉलीथीन सीट लगाई जाती है, लेकिन वायु रोधक आप किसी टाट, फट्टी ऐसी चीज लगाएं जिससे पौधे पर सीधे ठंडी हवा का प्रभाव न पड़े। किसान बंधु, अगर आपने अपने पौधों में किसी भी प्रकार की खाद और उर्वरक का उपयोग नहीं किया है तो 1 साल पूरा होने पर 10 किलो कंपोस्ट, 200 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम एसएसपी और 200 ग्राम पोटास निश्चित रूप से उसकी मिट्टी के आसपास की जड़ में मिलानी चाहिए। और ये पहले साल के बाद हर साल क्रम में दुगुना करते चले जाएं। अंततोगत्वा 10 साल के बाद एक स्थिर हो जाती है। किसान बंधु, 60 से 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की मात्रा अगर दी है तो आप उसकी मात्रा 1 क्विंटल को 50 किलो कर सकते हैं, 60 किलो कर सकते हैं। 2 किलो यूरिया, 2 किलो एसएसपी और 2 किलो पोटास। किसान बंधु, आप कंपोस्ट के साथ जो भी उर्वरक मिलाते हैं और उस उर्वरक मिलाने के बाद मिट्टी में ढक दें, भीतर डाल दें उसी नाले के आसपास, और उसे फिर मिट्टी से ढकने के बाद हल्की सिंचाई करें। किसान बंधु, जाड़े से अगर आपने अपने पेड़ों को बचा लिया, पौधे के बढ़वार, पौधे की मजबूती, इसकी आंतरिक संरचना में ताकत आएगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ठंड के मौसम में चूजों की देखभाल पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं वो उससे अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो उसका प्रबंधन मौसम के अनुसार करें। और अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में मुर्गी के चूजों की देखभाल आप किस तरह से करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक अग्रवाल। मुर्गी व्यवसाय में चूजों का रखरखाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जब भी हम चूजे ला रहे हैं तो स्वाभाविक है चूजे आने हमारे पास इतना समय नहीं रह जाता कि जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम तुरंत उनको अरेंज कर लें। तो स्वाभाविक है कि वो सारी व्यवस्थाएं वो हमको पहले से ही करके रखनी होंगी। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जिस कमरे के अंदर हमने उनको रखा है वो कमरा पूरा की पूरा कीटाणु रहित हो जाए और उसमें किसी प्रकार के कोई कीटाणु शेष ना रह जाएं। तो बाजार में कई कीटाणुनाशक दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हमको उस कमरे को कीटाणु रहित कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बिछावट की, कि बिछावट के लिए जो सबसे सस्ती जो चीज़ होती है, देखिए किसान भाइयों आप जानते हो जो लकड़ी का बुरादा होता है वो बिछावट के रूप में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पहले से उस अपने आवश्यकता के अनुसार उस लकड़ी के बुरादे को ले आएँ ताकि वहाँ पर उनको अपन रख सकें। इसके साथ साथ सबसे पहला होता है कि हमको एक ब्रूडर बनाना होता है, तो उसके लिए हम जो कार्टून के जो बॉक्स होते हैं वो हमारे पास तैयार रहने चाहिए। दूसरा, तापक्रम को मेंटेन रखने के लिए करीबन 100 वाट के 3-4 बल्ब हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा जो भी हम जिस में उसको फीड दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास फीडर साफ सुथरे कीटाणु रहित होने चाहिए। हमारे पास एक अखबार होना चाहिए ताकि जो शुरुआत में जो बच्चे दाना लेते हैं से लेते हैं और जो भी पानी उनको दिया जा रहा है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और जो जिस बर्तन में पानी दिया जा रहा है वो कीटाणु रहित होना चाहिए। हमको प्रति चूजे को भोजन के लिए कितनी जगह मिल जाए ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखिए 0 से 4 सप्ताह तक के बच्चों के लिए इंच प्रति चूजा हमको खाने की जगह होनी चाहिए और
5 से 8 सप्ताह तक के बच्चे के लिए हमारे पास करीबन 2 इंच एक जगह होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पर आराम से खा सकें। यदि मान लीजिएगा 100 चूजों के आसपास है तो 3 से 4 फीडर हमारे पास होने चाहिए। चूजे में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना है वो है तापक्रम। देखिए चूजा जब आता है तो वो सर्दी के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है या उसमें सर्दी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको 100 वाट के 2-3 बल्ब लगा देने हैं। जो भी ब्रूडर है, जो हमने एक एरिया डिफाइन कर दिया है कि जहाँ पर हमारे चूजे रहेंगे वहाँ पर हम 100 वाट के 2-3 बल्ब लगा दें। यदि उसके बाद सारे चूजे एक ही जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ठंड महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपके द्वारा लगाया गया जो बल्ब है वो उतना पर्याप्त नहीं है कि उनको गर्मी पहुंचा सके। इसके विपरीत ये हो सकता है कि सारे जो बच्चे हैं वो उस बल्ब से दूर हो जाएं, यानी उस बल्ब से दूरी की तरफ चले जाएं। तो स्वाभाविक है, इसका मतलब ये होगा कि तापक्रम इतना ज़्यादा है कि वो उस गर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं, जिसके कारण वो जो है उस ब्रूडर के दूर दूर जा रहे हैं। एक आदर्श व्यवस्था उसको कही जाती है जिसमें ना तो बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाएं, ना ही उस ब्रूडर के दूर दूर जाएं, बल्कि एक इक्वल रूप से सभी तरफ फैले हुए हों। उस तापक्रम को एक आदर्श तापक्रम माना जाता है। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि मुर्गी पालन व्यवसाय में 70% जो खर्चा होता है वो केवल उसके दाने पर ही चला जाता है। इसके लिए जो हमारे फीडर हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए, उनके किनारे राउंड से होने चाहिए ताकि बर्बादी कम से कम हो सके। इसके साथ पानी की बात आती है तो प्रति 100 चूजों पर 2 से 3 पानी के बर्तनों की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के बर्तन में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इतने गहरे ना हो कि चूजे उसमें जाके बैठ जाएं। इन सब बातों को ध्यान रखने के बाद भी देखिए, जब भी हम चूजों को जिस आवास या जिस गृह के अंदर रखते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या होती है, खिड़कियाँ होती हैं जिसके कारण तेज हवाएं चलती हैं, तो उसके कारण बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि उन खिड़कियों पर आप टाट जो होता है, जो बोरी होती है, उसके आप पर्दे लगा दीजिएगा। और उन पर्दों को लगाने का भी एक तरीका होता है। हमेशा पर्दे पूरी तरीके से खिड़कियों को कवर नहीं होने चाहिए, बल्कि ऊपर से करीबन आप ये मानकर चलें कि 6 इंच या आधा फीट के आसपास हमको जगह छोड़नी चाहिए ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सफोकेशन ना हो और हवा का आवागमन ऊपर से बहुत आसानी से हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि खिड़की के करीबन आधा फीट छोड़कर हमको ये पर्दे लगाए जाने चाहिए, जिसके कारण बच्चों को सर्दी का बहुत ज़्यादा प्रकोप ना हो। ये हो गया कि देखिए, जब भी हम बच्चों को लाते हैं तो उनको ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे सस्ता तरीका होता है कि उनको गुड़ का पानी हम दे सकते हैं, जो कि एक इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी ऑफ सोर्स का काम करता है। तो इस तरीके से हम चूजों को पास अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, बकरियों में ऐसा देखा गया है कि उनके शरीर पर बहुत से बाह्य परजीवी जैसे जुएं हैं, चेचड़े हैं, किलनी हैं, ये सब आ जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि वो खून चूसने का कारण बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं, कभी कभी उनमें खुजली का प्रकोप होता रहता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि समय समय पर इनके जुएं और चेचड़े मारने के लिए आपको इनको नहलाना पड़ता है। ड्रम ले लेते हैं और उसमें जो है पानी में दवा घोल लेते हैं। दवा बाज़ार में उपलब्ध है, ब्यूटाक्स है, एक्टोमिन है, एमिट्राज है या टिकोमैक्स है, बहुत सी दवाएं बाज़ार में उपलब्ध हैं। पानी में 0.1% का इसका घोल बना करके हम बकरियों को नहला सकते हैं। किसान भाइयों, 0.1% का घोल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जितने लीटर पानी लेंगे उतने मिलीलीटर दवा लेंगे। जैसे 100 लीटर को घोल बनाना है आपको, तो 100 लीटर पानी और 100 ml दवा उसमें मिला के घोल बना लेंगे और उसमें बकरियों को नहला देंगे। बकरियों को नहलाते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नहलाने से पहले उनको पानी पिला लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कल बकरियों को नहलाना है
तो नहलाने से पहले आज उनकी टेस्ट डिपिंग बहुत ही आवश्यक है। टेस्ट डिपिंग का मतलब है कि जैसे कल आपको नहलाना है तो आज ही आप दवा को पानी में घोल के तैयार कर लें और 10% बकरियों को, कम से कम 10 या 20 बकरियों को उसमें नहलाने। हर तरह की हों, बच्चे भी हों, कमज़ोर भी हों, बकरे भी हों, बकरी भी हों, हर तरह की बकरी जो है उसमें लेके नहला लें। नहलाने के बाद उनको जो है आप अलग बाड़े में बंद कर दें और शाम को नहलाएंगे तो रात भर में वो सूख भी जाएंगी। और अगर सवेरे ऐसा लगता है कि इन बकरियों में जुएँ मर गए हैं और इनमें कोई रिएक्शन नहीं दवा का हुआ है, सब ठीक ठाक है, तो बाकी जो 90 बकरियां हैं उनको भी आप नहला देंगे। इससे ये होता है कि बाई चांस अगर दवा ख़राब आ गई है या दवा आप गलती से ज़्यादा मिला गए, चूँकि ये जहर होता है, और आपने टेस्ट डिपिंग नहीं की तो उस हालत में सारी बकरियां मर जाएंगी। तो इसलिए टेस्ट डिपिंग बहुत ही आवश्यक होती है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की कटाई, गहराई और भंडारण पर जानकारी, गोभी की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।